हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 कर लिया है। 1909 का जो जिसको कहते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स वो हो चुका है। तो उसके बाद का जो अगला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 10 साल के बाद 1909 के 10 साल बाद 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो इसे मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, लाइक मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। ये भी दो लोगों के नाम पर है। मोंटागू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लंदन में बैठते थे, एंड केम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय जो कि इंडिया में बैठते थे, दिल्ली में। सो इन दो लोगों के नाम पे मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1921 में फोर्स में आया और 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में, उसीलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 20 अगस्त 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंडिया में इंट्रोड्यूस करना है क्या, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब देखिए, जैसे आज मान लीजिए जो सरकार है, द गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट को आंसर देना पड़ता है। गवर्नमेंट इज आंसरेबल, अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, जवाबदेही है। और पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं वो कौन है? वो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, हमारे और आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने भेजा है पार्लियामेंट में। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपने कॉन्स्टिट्युएंसी के लोगों के बिहाफ पर गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं और गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। क्वेश्चन आवर में, 0 आवर क्वेश्चन आवर, स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चंस, जवाब देना पड़ता है। सो जवाबदेही है, आंसरेबिलिटी है। और अगर पार्लियामेंट इज नॉट हैप्पी, लेजिस्लेचर इज नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, सरकार के काम से खुश नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करके सरकार को पार्लियामेंट गिरा भी सकता है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक द गवर्नमेंट फॉल अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए सिंपल मेजोरिटी से। सो जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट है, उसको पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो कि इंडिया में उस वक्त नहीं था। उस वक्त इंडिया में कुछ लोग थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते थे। सो कुछ लोग थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते थे। इसमें से कुछ लोग इंडियन होते थे जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी होते थे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब इनका नाम नॉमिनेट किया जाता था, इनके नाम को नॉमिनेट करते थे कुछ बॉडीज, लाइक जो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स या जमींदारों के जो एसोसिएशंस थे, या फिर म्यूनिसिपैलिटीज या यूनिवर्सिटीज, इन लोगों के नाम को नॉमिनेट करते थे और गवर्नर जनरल यानी कि वाइस रॉय इनको चूज करते थे। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। तो ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते थे, जो अक्सर, सिंस देवर इंडियन, पीपल लाइक गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, या पीपल लाइक फिरोज शाह मेहता, ये लोग इंडिया के फेवर में बात करते थे, ब्रिटिश को क्वेश्चन करते थे, सवाल खड़े करते थे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप जो ये कदम उठा रहे हैं वो इंडिया के लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या वो उसका कोई डायरेक्ट फायदा निकलता था? नहीं निकलता था डायरेक्टली, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सिवा गवर्नमेंट का एक और हिस्सा था जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय प्लस उनके 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बंदे, ये लोग लास्ट में डिसाइडिंग, फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी थे। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी बिल पास कर ले, जो भी बजट का डिस्कशन कर ले, जो भी कर ले, फाइनली डिसीजन होता था वाइसरॉय और उनके 6 बंदों के हाथ में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी फैसले को, किसी भी बिल को, किसी भी बजट को खारिज, पूरा कैंसिल, नल एंड वॉइड कर सकती थी। सो दिस वाइसरॉय का जो है, ये ना तो इलेक्टेड हैं, ये इनके 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ना तो इलेक्टेड हैं, ये कोई इलेक्टेड लोग नहीं है, इनको किसी को जवाब नहीं देना है, ये कोई भी स्टेप ले सकते हैं, किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी स्टेप को कैंसिल कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी आंसर, इनको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी।
अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे तो वाइसरॉय या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोगों को बदल नहीं सकती थी। तो एक तरह से सरकार नहीं गिरा सकती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दिस गवर्नमेंट वाज नॉट अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जहां पे एक नॉन इलेक्टेड बंदा, जिसको इंडिया के लोग हटा नहीं सकते हैं, चुन नहीं सकते हैं, वो सारे फैसले लेता था, सारा पावर उसके हाथ में होता था। तो इसे कहते हैं नॉट रेस्पॉन्सिबल, नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पहले 1917 में गवर्नमेंट ने बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये गोल है कि धीरे धीरे, आस्ते आस्ते, ग्रेजुअली, झटके से नहीं, आस्ते आस्ते, ग्रेजुअली भारत में भी इंट्रोड्यूस करेंगे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत आजाद हो जाएगा। उनका गोल था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, बट स्टिल इंडिया विल बी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ओवरऑल ब्रिटिश क्वीन या किंग हमारे ऊपर होंगे, जैसा कि बहुत सालों तक साउथ अफ्रीका में था, या ऑस्ट्रेलिया में था, या कनाडा में था, जहाँ पे मोर और लेस इनका अपना इलेक्शन सब कुछ चलता था। मोर और लेस सब कुछ ये लोग आपस में मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड, कनाडा, इनके इसके जो लोग थे वो लोकली मैक्सिमम चीजें डिसाइड कर लेते थे, बट फिर भी वो टोटली आजाद नहीं थे। वो फिर भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही थे, जिसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। दे वेर more or less independent but not free. They were still under the British crown. सो उसी तरह से इंडिया को बनाना चाहते थे वो लोग कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, आप लोग इलेक्शन अपना करोगे, आप लोग अपने इंडियंस को चुनोगे, इंडियंस लोग ही सरकार में होंगे, जिनको इंडियंस चुनेंगे इंडियंस हटाएंगे, लेकिन ओवरऑल आप फिर भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहोगे। ये गोल था ब्रिटिश एम्पायर का, और इसी गोल को पूरा करने के लिए पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919, जिसे हम मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था इसमें? इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। सो पहली बार क्या किया जा रहा है, जैसा कि हमारे कंट्री में अभी है कि देयर इज अ सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल में क्या होता है? देयर इज लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 वो है जिसपे यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। लिस्ट 2 है जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं। और लिस्ट 3 है कॉन्करेंट। इस तरह से सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो केंद्र के शासन में है, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट के कंट्रोल में है। वैसे ही यहाँ पर भी किया गया। पहली बार उसकी शुरुआत यहाँ पर दिखती है 1919 में, जहाँ पर पहली बार सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग किया गया। अब सेंट्रल सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। हाउएवर द गवर्नमेंट स्टिल रिमेन्ड सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। ये सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि ये फेडरल गवर्नमेंट हो गया जहाँ पे प्रोविंसेस का अपना खुद का एक अस्तित्व है और अपना खुद का कुछ पावर्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये फिर भी टोटली सेंट्रलाइज्ड या यूनिटरी सरकार ही थी। केंद्र में दिल्ली में बैठे वाइसरॉय जब चाहे तब किसी भी प्रोविंस के साथ जब चाहे जो मन चाहे वो कर सकते थे। सो सरकार तभी भी बिल्कुल भी सेंट्रलाइज्ड ही थी, और सारा कंट्रोल अभी भी सेंटर के हाथ में ही था। पॉइंट नंबर 2, it further divided the provincial subjects into two parts: transferred and reserved। अच्छा, सो हमने देखा कि जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया दो भागों में। एक हो गया सेंट्रल, जिसके ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेचर दिल्ली में जो था वो लॉ बनाएगा, और बाकी थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोविंसेस, जो डिफरेंट ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मैड्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी, ये लोग, इनका जो अपना लोकल लेजिस्लेचर होगा वो लॉ बनाएगा। बट इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो भाग में डिवाइड किया गया था: ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। सो पहले डिवाइड किया सब्जेक्ट्स को सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, उसमें प्रोविंशियल में फिर ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ये जो ट्रांसफर्ड थे, अब देखिए प्रोविंसेस में क्या है। प्रोविंसेस में देयर इज अ गवर्नर जनरल,
और यू कैन से गवर्नर, नो नॉट गवर्नर जनरल, गवर्नर। एक गवर्नर है और गवर्नर के पास उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें मिनिस्टर्स बैठे हैं जिनको लोगों ने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया है, जिसमें कुछ इंडियन भी हैं। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्नर है। सो ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट्स थे, वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें बैठते थे कुछ इंडियंस जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन डिसीजन लेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्नर। गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो डिसाइड करेंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर। मतलब प्रोविंसेस में कुछ सब्जेक्ट्स को रखा गया था रिजर्व, कुछ सब्जेक्ट्स को रिजर्व रख दिया गया था फॉर द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और कुछ सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया गया था टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल कि वो उस पे आप लॉ बना सकते हैं। इस सिस्टम को, जहाँ पे प्रोविंसेस में, राज्यों में सब्जेक्ट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डायरकी। दो स्पेलिंग है इसका। डायरकी मतलब डबल रूल, दो दो लोगों का रूल, डबल रूल। यहाँ पे डबल रूल है। एक रूल है बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड द सेकंड रूलिंग इज बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस व्यवस्था को कहते हैं डायरकी। ये व्यवस्था मोरलेस फेल हो गई थी, इसको अगले रिफॉर्म में ही बदल दिया गया था। ये व्यवस्था फेल क्यों हुई? ये फेल इसलिए हुई कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सड़क बनाने की जरूरत है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रोड्स। अब रोड, फॉर एग्जाम्पल, इट इज कमिंग इन अंडर द पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को रखा गया था एज ट्रांसफर्ड। सो जो इलेक्टेड लोग हैं, इंडियन लोग हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे, उनके अंडर है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सो वो रोड के ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि फलाना जगह पे यहाँ से यहाँ तक एक सड़क बनानी बहुत जरूरी है, वहां पे लोगों के पास सड़क नहीं है, तो एक सड़क बनाई जाए। ठीक है। लेकिन सड़क बनाने के लिए चाहिए फंड्स, पैसे। दे नीड मनी, फिनेंस। एंड फिनेंस was not transferred to the legislative council, it was reserved। फिनांस को कर दिया गया था रिजर्व फॉर द गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो पैसे किसके कंट्रोल में है? पैसे कंट्रोल में है, पैसे रिजर्व्ड सब्जेक्ट हैं और वो कंट्रोल में है गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में। लेकिन रोड, हेल्थ, एडुकेशन, स्कूल्स, सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, ये सब, फैमिली प्लानिंग उस टाइम पे नहीं था, बट ये सब चीजें बोल दिया गया कि ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो हमने तुमको कितना पावर दे दिया, तुम सड़क के ऊपर लॉ बना सकते हो, तुम पानी, हेल्थ, एडुकेशन, सबके ऊपर तुम डिसाइड करोगे। सो देखो हमने तुमको कितना पावर दे दिया, वी हैव ट्रांसफर्ड सो मच पावर टू यू। लेकिन वो सारा पावर को एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए फिनेंस। उस फिनेंस को ट्रांसफर नहीं किया गया था, उसको रिजर्व रखा गया था विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्नर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना भी बिल पास कर ले कि हमको सड़क बनानी है, जो भी डिसीजन पास कर ले ये लोग, फाइनली जब पैसे की जरूरत पड़ती थी तो गवर्नर या एग्जीक्यूटिव काउंसिल पैसे अप्रूव नहीं करते थे। तो सारा का सारा प्लान जो है, डायरकी वाला सिस्टम, जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड वाला जो सिस्टम है, ये फ्लॉप हो गया। इट रिमेंड अ अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स एंड सेंट्रल बजट्स वेर सेपरेटेड। सो पहले, इसके पहले क्या होता था कि एक सिंगल बजट होता था, एक सिंगल बजट जो कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिल्ली वाली जो जो दिल्ली का सेंट्रल लेजिस्लेचर था, दिल्ली में बैठा हुआ, वो एक सिंगल बजट पास करता था फॉर होल ऑफ इंडिया, विच मीन्स ऑल द ब्रिटिश प्रोविंसेस इन इंडिया। उसके लिए दिल्ली में बैठ के बजट पास होता था, केंद्र बजट पास करती थी। बट 1919 में कहा गया कि नहीं, केंद्र का बजट अलग होगा, प्रोविंसेस का बजट अलग अलग होगा। प्रोविंसेस अपना बजट खुद अपने लेजिस्लेचर में पास करेंगे, जैसा कि आज भी होता है। पॉइंट नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, वी गेट बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। बाई कैमरलिज्म क्या है? हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें जो पार्लियामेंट में दो सदन हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, दो कमरे हैं।
बाई कैमरलिज्म। वैसे ही बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा विधान परिषद। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पे सदन में दो लेवल होते हैं, इसको कहते हैं बाई कैमरलिज्म। सो ये बाई कैमरलिज्म को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1919 में। और डायरेक्ट इलेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। आपको याद होगा कि इसके पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस काफी साल पहले स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे जो ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं या फिर लैंड लॉर्ड्स एसोसिएशंस हैं, या फिर जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, या फिर जो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये कुछ नाम नॉमिनेट करते थे गवर्नर को प्रोविंसेस में और वाइस रॉय को दिल्ली में। और वाइस रॉय या गवर्नर इन लोगों को चुन लेते थे। तो नीचे से नाम, सिंस नीचे से नाम नॉमिनेट होके ऊपर आता था, उसीलिए उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते थे। और ऐसे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पीपल लाइक फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आगे आए और उन्होंने पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर्स में ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, जो कि न्यूज़पेपर में छपते थे और लोग पढ़ते थे। सो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम था। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन, जैसा कि आज होता है, लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पर, आम आदमी जाके वोट देते हैं, इस तरह का डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1919 में। सो बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वेर इंट्रोड्यूस्ड। डायरेक्ट इलेक्शंस में ठीक है, फाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ये जो बाई कैमरलिज्म था, दिस बाई कैमरलिज्म वाज ओनली फॉर द सेंटर, नॉट फॉर द प्रोविंसेस। आज भी सारे प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म नहीं है। कौन कौन से प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म है, किसमें किसमें था, पहले था अब नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग स्टडी करके नोट कर लें, प्रीलिम्स में आ सकता है कि कौन कौन से स्टेट्स में इंडिया में एज बाई कैमरलिज्म आज है, किसमें पहले था बट अब नहीं है, किसमें प्रोपोजल है बाई कैमरलिज्म करने का। ये सब थोड़ा रीड कर लें आप। सो 1919 में जो इंट्रोड्यूस किया गया, दिस bicameralism was only for the center, for Delhi, not for the provinces, and direct elections was introduced both for the provinces and the center। and ये ठीक है, यहाँ पे और कुछ है या जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था दिल्ली में, वहां पे जो बाई कैमरलिज्म आया, वहां पे टू हाउसेस, द अपर हाउस वाज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आज भी जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। बट उस समय जो लोअर हाउस था, उसका नाम दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली। आज लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा या फिर हाउस ऑफ द पीपल। उस समय उसका नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन बोथ हाउसेज वेर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। सो ऑफ कोर्स जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है या फिर जो स्टेट्स का लेजिस्लेचर था, उसमें बहुत सारे बंदे अभी भी थे जिनको नॉमिनेट किया जाता था, जिनको लोग यूनिवर्सिटीज या फिर कुछ कुछ बॉडीज हैं, वो म्यूनिसिपैलिटीज कुछ कुछ लोगों को नॉमिनेट कर रही हैं, या फिर गवर्नर या फिर वाइस रॉय कुछ लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं। सो कुछ नॉमिनेटेड सदस्य हुआ करते थे, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द सेंट्रल असेंबली या फिर स्टेट असेंबली, ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर नाउ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो बात होती है सफराज की। सफराज मतलब कौन कौन वोट दे सकता है। आज इंडिया में जो है उसको कहते हैं अडल्ट सफराज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। इसका मतलब है कि एनीवन जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो वोट दे सकता है, या वोटर आईडी होना चाहिए, बन जाता है। वोटर आईडी बहुत आसानी से बन जाता है। आजकल सिस्टम है कि अगर आप 17 साल के हो गए हो तो जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप 18 साल के हो गए, आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आपके पास आ जाएगा। सो जिनका जिनका वोटर आईडी कार्ड अभी नहीं है, आप लोग देखिए, पता कीजिए, क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो वोटर आईडी कार्ड अभी बन रहे होंगे। सो मोर देन 18 जो लोग हैं वो सारे के सारे वोट दे सकते हैं। ये नहीं देखा जाता कि आपका रेस क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपकी इनकम क्या है, क्या आपके पास प्रॉपर्टी है, क्या आप लैंड होल्डर हो, या आप एक गरीब मजदूर मजदूर किसान हो। ये सब नहीं देखा जाता। एनी वन कैन गिव वोट टुडे।
18 साल के हो तो आप वोट दे सकते हो, एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। लेकिन 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन तो इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन बहुत बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वोट दे सकते थे, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कुड गिव कुड कास्ट देयर वोट। सो जो फ्रेंचाइजी थी, दैट वाज वेरी लिमिटेड, इट वाज लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। सो मानना ये था सरकार का और उस समय लोगों का कि जिसका प्रॉपर्टी नहीं है, न जमीन जायदाद कुछ नहीं है, वो वोट दे के क्या करेगा। जो टैक्स नहीं देता है वो वोट देने लायक नहीं है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो रहने दो, वो वोट दे के करेगा क्या। सो जिनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्री होती थी, जो सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे, और जिसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी थी, उनको ही वोट देने का राइट था। और एज वी नो कि उस समय इंडिया में कितने लोग एजुकेटेड रहे होंगे, या कितने लोग टैक्स पे करते रहे होंगे, या कितने लोग ही प्रॉपर्टीड रहे होंगे, कितनी इनइक्वालिटी थी, कितने लोग गरीब थे। सो उस हिसाब से बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वेर एबल टू कास्ट देयर वोट इन 1919 ऑनवर्ड्स। अच्छा, आगे क्या है। 3 of the 6 members of Viceroy's Executive Council, other than the Commander in Chief, were to be Indian. सो अभी तक क्या था कि एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और गवर्नर। गवर्नर यूजुअली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ बैठ के ही अ, या वाइस रॉय, सेंटर में वाइस रॉय, केंद्र में वाइस रॉय, और प्रोविंसेस में गवर्नर। सो प्रोविंसेस में गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, केंद्र में वाइस रॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादातर लोग इलेक्टेड थे डायरेक्टली, ज्यादातर लोग इंडियन थे। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक इंडियंस बहुत लिमिटेड थे, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडियंस वेर प्रेजेंट। रेयरली किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा जाता था, बिकॉज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज द एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावरफुल बॉडी। सारे फैसले एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेते थे, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी फैसले फैसले को क्रॉस आउट, कैंसिल कर सकते थे। सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को कम ही रखा जाता था। बट 1919 एक्ट ने ये कहा कि वी वांट अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। धीरे धीरे, gradually we are moving towards responsible government, where the government will be answerable to the local people, which is the Indian people. And so from now on, जो 6 बंदे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दिल्ली में जो 6 बंदे हैं, उसमें से 3 इंडियन होंगे। बट आउट ऑफ दीज 3, कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता है। कमांडर इन चीफ फॉरेनर ही रहेगा, कमांडर इन चीफ विल नॉट बी इंडियन। कमांडर इन चीफ मतलब जो आपका आर्मी का हेड, वो फॉरेनर रहेगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट्स, आपको पता होगा मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक डेलीगेशन पहुंचा था शिमला में लॉर्ड मिंटो को मिलने के लिए, और लॉर्ड मिंटो को वहां पे मौका मिल गया। उन्होंने देखा कि डिवाइड एंड रूल का अच्छा मौका है, तो उन्होंने 1909 1909 के रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस कर दिया था कम्युनल इलेक्टोरेट्स, जहाँ पे मुस्लिम सीट्स के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। वैसा एक सिस्टम बनाया गया डिवाइड करने के लिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। सो इसी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ाते हुए 1919 वाले रिफॉर्म ने और उसको बढ़ा दिया। सो नाउ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेर not only for the Muslims but also for the Sikh, also for Indian Christians, Anglo Indians and Europeans. So Sikhs obviously आपको पता है, जो सिख धर्म वाले, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। सो इंडिया में कुछ यूरोपियंस रहते थे जो एक्चुअली फॉरेनर्स थे, जो बाहर से आके इंडिया में बस गए थे। उनके लिए सीट्स को कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो मतलब यूरोपियंस के लिए कुछ सीट्स रहेंगी वहां पे, सिर्फ यूरोपियंस, आई मीन यूरोपियन जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे, उनको सिर्फ यूरोपियंस ही वोट करेंगे, उनको इंडियंस वोट नहीं कर सकते हैं। सो यूरोपियंस विल वोट ओनली यूरोपियंस, यूरोपियंस कैन नॉट वोट इंडियंस, इंडियंस कैन नॉट वोट यूरोपियंस। ठीक है, इनको अलग अलग कर दिया गया। एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस उसे कहते हैं जो इंडियन है, बट उनके मेल लाइन में कुछ जनरेशन पहले में भी एक बंदा है,
जिसकी माँ इंडियन है, मदर इज इंडियन, बट मे बी द फादर इज अ फॉरेनर, या फिर ग्रैंड फादर वॉज अ ब्रिटिश, या फिर ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज अ ब्रिटिश, उसके मेल साइड में अगर कोई ब्रिटिश बंदा था और बाकी वाले इंडियंस हैं, मदर साइड में इंडियंस अगर हैं, तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं एंग्लो इंडियंस। सो एंग्लो इंडियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिया गया। एंग्लो इंडियंस सिर्फ एंग्लो इंडियंस को ही वोट दे सकते थे। एंड इंडियन क्रिश्चियंस ऑल्सो, दीज आर इंडियंस जिन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजियन में कन्वर्ट किया था। सो इंडियन क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सिख्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स, साथ में एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो आस्ते आस्ते द सोसाइटी वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस, ताकि लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत ना करें। उनको लगे कि ठीक है, हमारा जो कैंडिडेट है वो सिख है, हम सिख हैं, हम उसको वोट देंगे, वो हमारे मुद्दे देखेगा। बाकी जो कंट्री में हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उनसे हमें क्या लेना देना। वैसे ही करके हर कम्युनिटी को लगेगा कि उनको उनके मुद्दे अलग हैं, उनके मुद्दे उनके खुद के मुद्दे हैं, उनको बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उनका कैंडिडेट और वोटर्स सारे एक ही धर्म के हैं, सो आपस में ही इनको मिलजुल के रहना चाहिए, बाकी लोगों से मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी है, जो डिवाइसिवनेस, ये शुरू किया गया था 1909 में थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। उसको 1919 में एक्सटेंड कर दिया गया फॉर सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। और ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया इन लंदन। सो पहले क्या था कि इंडिया में देर इज इंडिया में जो हेड है ब्रिटिश रूल का, दैट इज अ वाइस रॉय। और इंग्लैंड में एक कैबिनेट मिनिस्टर को बोला गया कि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपका काम होगा आप इंडिया के मैटर्स को देखिए, यू लुक इनटू इंडिया मैटर्स। जो इंडिया में वाइस रॉय बैठे हुए हैं, आप उनके बॉस हैं, वाइस रॉय विल रिपोर्ट टू यू, वाइस रॉय आपको रिपोर्ट करेगा, और आप कहलाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो इंग्लैंड में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, वो इंडिया के मैटर्स देखता था। उसके अंडर में वाइस रॉय इंडिया में बैठ के इंडिया को चलाते थे। अब क्या किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ पावर्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ले लिया गया और एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर इन लंदन, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ पावर्स दे दिए गए। दिस पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट मच, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट पॉइंट, 1919 एक्ट में एक प्रोविजन था कि 1919 का जब एक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसके 10 साल बाद, सॉरी ये पॉइंट तो बाद में है। अच्छा, 9 नंबर पॉइंट, सॉरी, नाइन्थ पॉइंट इज दैट जो आज हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी, इसका जो नींव है, इसका जो आप कह सकते हैं रूट है, वो है 1919 एक्ट में। 1919 एक्ट ने कहा कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि इंडिया में कंपटीशन अरेंज कराएगा, जहां पे इंडिया में सिविल सर्वेंट्स हायर किए जाएंगे फॉर द अपर सिविल सर्वेंट, लाइक आईएएस आईपीएस जैसे आज हैं, उस समय होता था आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, एंड आईपी इंडियन पुलिस। आईसीएस एंड आईपी इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस, ऐसे और भी जो अधिकारी हैं, इनको चुनने के लिए ली कमीशन ने रेकमेंड किया था। ली कमीशन ने रेकमेंड किया कि इंडिया में ही एक बॉडी स्टैब्लिश की जाए जो इंडिया में कंपटीशन कंडक्ट करेगी, और जहाँ पे इंडियंस एग्जाम देंगे और बनेंगे आईसीएस एंड आईपी। सो ये बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट 1919 एक्ट के तहत हुआ था, जहाँ पे ली कमीशन ने रेकमेंड किया था, और पहली बार सेटअप किया गया 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जाके बना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, आखिरी पॉइंट, 1919 एक्ट ने कहा कि ये एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के 10 साल बाद, 10 years लेटर, एक कमिटी या एक कमीशन भेजा जाएगा इंडिया में। ये कमीशन होगा स्टैच्यूटरी कमीशन। स्टैच्यूटरी कमीशन मतलब जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, इंग्लैंड का पार्लियामेंट एक बिल पास करके, एक लॉ बना के एक कमीशन का गठन करेगा, और वो कमीशन इंडिया में आएगा, और इंडिया में आके ये कमीशन देखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इम्प्लीमेंट हुए 10 साल बीत चुके हैं।
सो इस 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने किस तरह से काम किया है, हैज इट वर्कड वेल, क्या ये अच्छे से चला है इंडिया में, या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं, इसको कैसे सुधारा जाए। सो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन के गठन का प्रोविजन भी किया गया था इस एक्ट में। सो दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बाद अगले वीडियो में हम चले जाएंगे साइमन कमीशन में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, सो दैट विल बी फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।